मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। क्रिस्टल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपन ने कर ली, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अपन ने कर ली, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अपन ने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए पहले कर चुके हैं। आज उस संकुलों को उन संकुलों की क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा, स्टेबलाइजिंग जो एनर्जी है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी संकुल हो, उसमें स्थायीकरण ऊर्जा का मान या तो उच्च होगा या निम्न होगा, और ये उच्च होगा या निम्न होगा, ये कुछ कारकों पर निर्भर करेगा। जो ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं। पहला कि जो संकुल है उसमें धन धातु आयन है, उस पर आवेश की क्या स्थिति है। संकुल में धातु आयन से लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो लिगेंड की प्रकृति कैसी है। और तीसरी चीज, जो संकुल है उसकी ज्यामिति कैसी है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, XYZ के रेस्पेक्ट में कहां कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेटल आयन या धातु आयन, उस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, लिगेंड पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब अपन अध्ययन करेंगे संकुल की ज्यामिति में। तो सबसे पहला कारक अपन ले रहे हैं धातु पर आवेश। धातु पर आवेश समझने के लिए इस कारक को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहली स्थिति कि धातु आयन तो समान है, जो मेटल आयन है वो कॉमन है, लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था में फर्क है, अंतर है, और डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनकी संख्या भी भिन्न भिन्न है। ऐसी अवस्था में संकुल की स्थायीकरण ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण लें तो Fe सेकेंड H2O6+2, Fe धातु आयन है जो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें सेकेंड है, और उसके साथ 6 वाटर के लिगेंड जुड़े हुए। टोटल कॉम्प्लेक्स पर, संकुल पर +2 का आवेश है। और दूसरा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड लें तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई, सेकंड से थर्ड हो गई इस कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स है Fe थर्ड H2O6+3, तो इसमें जो आवेश है वो +3 का आवेश है। तो दो चीजों में फर्क हो गया, धातु आयन तो कॉमन हो गया आयरन, और ऑक्सीडेशन स्टेट पहले वाले में +2 है, दूसरे वाले में +3। इलेक्ट्रॉन्स देखें तो Fe सेकंड में 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि Fe थर्ड में 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है। इनकी जब स्थायीकरण ऊर्जा का मान देखा तो Fe सेकंड की ऊर्जा का, स्थायीकरण ऊर्जा का मान निकला 10,400 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि Fe थर्ड कॉम्प्लेक्स का जो स्थायीकरण ऊर्जा का मान निकला वो निकला 13,700 सेंटीमीटर इनवर्स। और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं इसके। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कोबाल्ट का, कोबाल्ट सेकंड वाटर 6 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 आवेश है। इसका मतलब कि जो कॉपर सेकंड है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है। 3D में कोबाल्ट की,
कोबाल्ट के 3d अपन ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड कॉम्प्लेक्स अपन कंसीडर करें जिसमें कोबाल्ट 3, वाटर 6 और +3 आवेश है कॉम्प्लेक्स में। तो कोबाल्ट 3 का जो है ऑक्सीकरण स्टेट वो 3 है और 6 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। 3d में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 7 से घटकर 6 रह गई। और जब अपन इनकी स्थायीकरण ऊर्जा का मान देखा तो पहले कोबाल्ट सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स का जो स्थायीकरण ऊर्जा का मान है वो ज्ञात हुआ 9300 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि कोबाल्ट 3 वाले का स्थायीकरण ऊर्जा या कॉम्प्लेक्स एनर्जी जो स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो ज्ञात हुई वो हुई 18200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अपन देखा अपन ने कि इलेक्ट्रॉन के फर्क होने से धातु आयन कॉमन है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फर्क होने के कारण इसके स्थायीकरण ऊर्जा का मान फर्क है। तो एक ये कारक है जो प्रभावित करता है स्टेबलाइजेशन। धातु आयन पर जितना आवेश अधिक होगा उसकी क्षमता इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की उतनी ही अधिक होगी। आवेश अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन को धातु और लिगेंड के बीच में जो क्रिया है वो क्रिया होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और जिसके कारण स्थायीकरण ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। ये अपन ने दोनों एग्जाम्पल में देखा। तो अपन कह सकते हैं कि जब धातु आयन सेम है और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में फर्क है, उस स्थिति में स्थायीकरण ऊर्जा का मान समानुपाती होगा धातु आयन के ऑक्सीकरण अवस्था या उस पर उपस्थित आवेश के। इसी का दूसरा कारक है कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो कॉमन हो, लेकिन डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग हो। ऐसा कब होगा? जब धातु आयन भिन्न होंगे। जैसे एक अपन कॉम्प्लेक्स लें कोबाल्ट 2, वाटर 6 और उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर आवेश है +2 का। इसमें डी कक्षक में 3D कक्षक में कोबाल्ट के 3D कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? सेकंड। कोबाल्ट का ही दूसरा कोबाल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा एग्जांपल अपन ले निकल 2 का। निकल 2 H2O 6 और +2। तो यहां पर देखिए आप आवेश समान है, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की सेकंड है, लेकिन निकल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डी शेल में वो 3d8 है। क्या स्थिति हुई, क्या मतलब हुआ इसका? जब इसकी एनर्जी ज्ञात की गई तो देखा कि जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है उसकी एनर्जी है 9300 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि निकल का जो कॉम्प्लेक्स बना उसकी एनर्जी है 8500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या मतलब हुआ इसका? इससे जो जानकारी प्राप्त की वो ये कहा गया कि स्थायीकरण ऊर्जा का जो मान है वो समानुपाती है किसके? 1 नंबर डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इजाफा होगा, बढ़ेगी तो स्थायीकरण ऊर्जा का मान घटेगा। अपन ने देखा कोबाल्ट में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है और निकल में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है। तो निकल के संकुल में जो स्थायीकरण ऊर्जा का मान ज्ञात हुआ वो कम ज्ञात हुआ कोबाल्ट 2 के
संकुल की तुलना में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन ईजी कक्षक में जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल केसेस में अपन ने पढ़ा है। 3 T2G कक्षक वो लोअर एनर्जी लेवल पे हैं, ईजी कक्षक वो हायर लेवल पे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा या उच्च ऊर्जा स्तर के कक्षक में जाएंगे तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान घटेगा, स्थायीकरण ऊर्जा के मान में कमी आएगी। यही अपन ने फॉर्मूला ड्राइव हुआ है इसमें। तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा कारक जो है वो है धातु आयन अलग अलग हो, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फर्क हो, लेकिन जो उनके डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनकी संख्या समान है। वेनेडियम सेकेंड, वाटर के 6 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं +2, तो इसमें वेनेडियम के या धातु आयन के विन्यास क्या है? 3d3। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? सेकेंड। स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो इसकी ज्ञात की गई वो क्या ज्ञात की गई? 12,400 सेंटीमीटर इनवर्स। जब इसका दूसरे धातु आयन से कंपैरिजन किया गया, धातु आयन फर्क है, क्रोमियम थर्ड, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फर्क है, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, और वाटर के 6 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका धातु आयन का विन्यास देखें तो सेम है जो वेनेडियम सेकेंड का है, 3d3। तो अपनी कंडीशंस पूरी होती है। इसका जब स्थायीकरण ऊर्जा का मान देखा गया तो ज्ञात हुआ 17,400 सेंटीमीटर इनवर्स। इससे ज्ञात हुआ कि जो स्थायीकरण ऊर्जा का मान है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान है, वो समानुपाती है किसके? धातु आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट या उस पर आवेश के, इलेक्ट्रॉनों पे नहीं है। चौथी स्थिति जो हुई, 3 तो अपन ने कारण पढ़ ही लिए, एक अन्य कारण भी धातु आयन के कारण मिला, वो था संक्रमण श्रृंखला। 3D संक्रमण श्रृंखला जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, 3D श्रृंखला से 4D श्रृंखला तक आने में, यदि अपन पीरियोडिक टेबल में मूव करें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टडी करें और 3D श्रृंखला से अपन 4D श्रृंखला तक जाएं, तो या 4D से 5D श्रृंखला तक जाएं, तो अपन देखेंगे जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसके मान में वृद्धि होती है, वैल्यू में बढ़ती है। कारण क्या है इसका? इसका सबसे बड़ा कारण कहा कि जब 3D से 4D में जाएं या 4D से 5D में जाएं तो एक आउटर शेल बढ़ जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की, डी इलेक्ट्रॉनों की नाभि से दूरी बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे नाभि से दूरी बढ़ेगी नाभि की पकड़ उस पर कम हो जाएगी। इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा कि डी कक्षक जो लिगैंड नेगेटिवली चार्ज हैं, लिगैंड पे आवेश कौन सा है? नेगेटिव, उनके नजदीक जाएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन उसे प्रतिकर्षित करने लग जाएंगे, या यूं कहे कि उसका आयन, जैसे जैसे आयन का साइज बढ़ेगा जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को वो आयन प्रतिकर्षित करेगा, और जब प्रतिकर्षित करेगा तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ जाएगा। तो ये तो आयन के कारण थे, धातु आयन के कारण स्टेबलाइजेशन एनर्जी पे क्या क्या प्रभाव पड़े। अब करते हैं लिगेंड के ऊपर, लिगेंड की बात करते हैं। लिगेंड की प्रकृति कैसी है, वो कैसे कारक है कि इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करे। तो इसको अपन दो भागों में करेंगे। पहली चीज तो यह है कि लिगेंड जो जुड़ने जा रहा है धातु आयन से, उसका आकार कैसा है,
और उस लिगेंड में कितनी पोलराइजिंग पावर है, उसकी ध्रुवणशीलता का क्या है, कम ध्रुवण कर सकता है, अधिक ध्रुवण कर सकता है, पोलराइज कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये चीज इसमें पड़ेगी। तो लिगेंड का जो साइज है जितना छोटा होगा उतना ही इंटर लिगेंड रिपल्शन, अंतर लिगेंड प्रतिकर्षण कम होगा। इलेक्ट्रॉन नजदीक होंगे नाभि के, पकड़ में ज्यादा रहेंगे, प्रतिकर्षण कम करेंगे। इसी कारण जो लिगेंड धातु आयन है वो नजदीक आने पर डी कक्षकों के ऊपर एक क्रिस्टल फील्ड जो उत्पन्न करेंगे वो प्रबल क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न करेंगे। मतलब कि यदि लिगेंड का आयन छोटा है और वो लिगेंड धातु आयन के नजदीक आ रहा है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो धातु आयन के जो डी इलेक्ट्रॉन्स की स्प्लिटिंग होगी, क्रिस्टल फील्ड उनके ऊपर जो उत्पन्न होगा वो प्रबल होगा। जब क्रिस्टल फील्ड प्रबल होगा तो इसका मतलब उसकी स्थायीकरण ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। इसी का अपन दूसरा भाग करें कि उसके ऊपर जो आवेश है उसको कई अपन कंसीडर करें लिगेंड, कई लिगेंड कंसीडर करें और उन लिगेंड्स को अपन ऐसी श्रृंखला में लगाएं जो उनके मेटल आयन के नजदीक आने पर जो क्रिस्टल फील्ड डेवलप करने की क्षमता है वो घटते क्रम में हो। CO, CN, NO2, डाइफेनाइल, SO3, इस तरीके से अपन एक सीरीज बनाते हैं। उस सीरीज में लिगेंड का प्रभाव मेटल आयन पर जो है वो इस प्रकार पड़ रहा है कि जो क्रिस्टल फील्ड डेवलप करने की क्षमता है वो घट रही है। और इसी श्रृंखला को अपन कहते हैं रासायनिक स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये सीरीज कई बार आपसे पूछ ली जाती है कि ये लिगेंड अधिक फील्ड डेवलप करेगा, ये लिगेंड कम फील्ड डेवलप करेगा, या इस फील्ड ये चार कोई भी 3-4 आपको एग्जाम्पल दे दिए और आपसे पूछ लिया कि इनको स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में लगाएं। इसका मतलब घटते क्रम में कि सबसे अधिक क्रिस्टल फील्ड जो आयन डेवलप कर रहा है उसे सबसे पहले लिखें और सबसे कम क्रिस्टल फील्ड जो डेवलप कर रहा है उसे सबसे लास्ट में रखें। तो ये एक सीरीज है और ये लिगेंड की प्रकृति है जो इफेक्ट करेगी किसी भी कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट है जो कॉम्प्लेक्स बना उस कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री कैसी है, उसकी ज्यामिति कैसी है। जब लिगेंड मेटल आयन के नजदीक आएगा तो क्रिस्टल फील्ड डेवलप करेगा। इस नजदीक आते समय यदि लिगेंड धातु आयन के बीच में बंद बनते समय ईजी कक्षक से लिगेंड टकराएगा, उसी सीध में आएगा जिस सीध में ईजी कक्षक हैं। उस परिस्थिति में जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान है वो बढ़ जाएगा। अष्टफलकीय संरचना में अपन ने देखा है, लेकिन चतुष्फलकीय संरचना को अपन देखें तो चतुष्फलकीय कक्षकों में लिगेंड T2 कक्षकों से नहीं टकराते, जिसके कारण चतुष्फलकीय संकुलों में लिगेंड का नहीं टकराने के कारण स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ता नहीं है। यदि अपन अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स के स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन
की तुलना चतुष्फलकीय संकुलों से की जाए तो चतुष्फलकीय संकुलों की स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान आधा ही रह जाता है और उसका कारण उसकी ज्यामिति है। और ज्यामिति में भी अष्टफलकीय संकुलों के अंदर ईजी कक्षकों से टकराते हैं, जबकि चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर T2 कक्षकों से नहीं टकराते हैं। यही कारण है। तो ये आज के आपके कुछ कारक थे जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। इन पे आपसे कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये कंप्लीट आपको देना है। ये जो ई वीडियोस तैयार कर रहे हैं, ई लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं, इनको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस पर आपको पेमेंट नहीं है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और लाइक कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो आपके लिए बनाए जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपको सूचना प्राप्त हो जाए कि हाँ भाई हमारे लिए कोई लेक्चर डेवलप हुआ है, ये लेक्चर अपलोड किया गया है, और उसे आप अपने पास रख सकें। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर के बाद आप लोग अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, और यदि केमिस्ट्री कहीं कोई भाग है तो आपको इन मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो आप इन ई लेक्चर्स को संभाल के रखें। जो कभी भी खाली बैठे हैं, सुना, लाइट मूड में सुना, तो बहुत सी चीजें रजिस्टर दिमाग में कर जाती हैं, और ये सब चीजें आपके बेनिफिशियल रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें या डाउनलोड कर लें, जैसा भी आप ठीक समझें। लाइक करके अपने पास रख लें, जिससे आपको सूचना मिलती रहेगी कि हाँ भाई ये मैटर मेरे पास उपलब्ध है। थैंक यू।